हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 का पार्ट 1 हमने पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नेम आपको पता ही है, जल के स्रोत और उनका उपयोग है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने जल का संगठन पढ़ा था, जल का स्वरूप पढ़ा था, है ना। अशुद्ध जल के बारे में पढ़ा था, शुद्ध जल के बारे में पढ़ा था, मृदुल जल कैसा होता है और कठोर जल क्या होता है, इन सब की विशेषताएं पढ़ी थी। साथ ही साथ जल की उपयोगिताएं हमने पढ़ी थी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है अब हमारा आता है जल प्राप्ति के स्रोत। स्रोत से मतलब है कि कहाँ कहाँ से, किन किन चीज़ों से हमें जल की प्राप्ति होती है, उनको स्रोत कहा गया है। तो जो जल प्राप्ति के स्रोत होते हैं, सबसे पहले आता है समुद्र, है ना। समुद्र जो होता है वह प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होता है, वह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष स्रोत होता है जल प्राप्ति का। सेकंड हो गया वर्षा। इनको दो भागों में बांटा गया है, धरातलीय जल और भूमिगत जल। धरातलीय जल को बांटा गया है यहाँ पे नदियाँ, तालाब, झील और झरने, ये किसके अंतर्गत आएंगे? धरातलीय जल के अंतर्गत आएंगे। भूमिगत जल के अंतर्गत आएंगे कुएं, नलकूप आदि, ठीक है। तो ये इनके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक पिक्चर दी गई है ना। ये जो चित्र दिया गया है यह जल चक्र का दिया गया है। जल चक्र से तात्पर्य है कि जल किस प्रकार से प्राप्त होता रहता है। जैसे पहले समुद्र होता है, समुद्र का जल वाष्पीकृत होता है, वही बादल बनता है, बादल से फिर वह जब पानी के रूप में, है ना, वर्षा के रूप में बरसते हैं, फिर वही जल नदियों में जाता है, तालाब में जाता है, नहरों में जाता है और फिर वही जल हमें प्राप्त होता है। ओके, तो ये इसमें क्या दिया गया है? जल का चक्र दिया गया है। यह समुद्र है। समुद्र का जल सूर्य के ताप के कारण क्या होता है? किसमें परिवर्तित हो जाता है? वह परिवर्तित हो जाता है इसमें वाष्प के रूप में। वाष्प के रूप में वह परिवर्तित होकर आसमान में पहुंच जाता है बादलों का, जिससे निर्माण होता है। वही बादल वर्षा के रूप में बरसते हैं और वर्षा का जल कहाँ कहाँ जाता है? नदियों में, नहरों में, तालाबों में, यहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जल की प्राप्ति निरंतर होती रहती है और यही जो जल चक्र है निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जल प्राप्ति के जो स्रोत हैं उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो जो इसमें सबसे पहले आता है वह आता है समुद्र। जो समुद्र होता है जल प्राप्ति का स्रोत होता है, लेकिन वह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष स्रोत है, वह प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, ठीक है। जैसे हम किससे नल से पानी पीते हैं ना, नलकूप से पानी पीते हैं, तो वह क्या है? हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है, हम उससे लेते हैं और पी लेते हैं। जबकि हम समुद्र के जल से पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, इसलिए वह पीने के योग्य नहीं होता है। लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होता है, वह वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। हमारी पृथ्वी पर समुद्र का आकार जो है वह बहुत बड़ा है, इसलिए जो जल की बहुत अधिक मात्रा है वह समुद्र में ही है ना। तो इसका जल कैसा होता है? और इसका जल खारा होता है, ना तो वह पीने के योग्य होता है, न ही वह सिंचाई के कार्यों के योग्य होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह हमें जल को वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण वर्षा होती है, इस रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? जो जल का, समुद्र का जल होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए उपयोगी होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें वर्षा। तो वर्षा जल का एक प्रमुख स्रोत होती है। भूतल पर विद्यमान जल स्रोतों जैसे नदी हो गई, समुद्र हो गए, तालाब हो गए, इनका सर्वप्रथम सूर्य के ताप से वाष्प में परिवर्तित होकर आसमान में पहुंच जाता है ना। जो समुद्र, नदी, तालाब का जो जल होता है वह सूर्य के ताप के कारण क्या होता है? वाष्पीकृत होता है और वह आसमान में पहुंच जाता है बादलों के रूप में। यही जल वाष्प समय आने पर पानी, ओस तथा हिम के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरता है। वर्षा का जो जल होता है वह बहुत ही शुद्ध जल होता है, परंतु वायुमंडल में जैसे ही वो ऊपर से आता है नीचे की ओर, तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां होती हैं वह उसमें मिल जाती हैं। अशुद्धियों के रूप में उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, विभिन्न प्रकार के जो धूल के कण होते हैं, वो सब उसमें मिलकर उसको कैसा कर देते हैं? उसको अशुद्ध कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो वायुमंडल होता है विभिन्न प्रकार की उसमें गैसें होती हैं, और वह सब गैसें किस में मिल जाती हैं? वर्षा के जल में मिलकर उसको अशुद्ध कर देती हैं।
नेक्स्ट जो इसमें आती है वह आती है वर्षा के जल की विशेषताएं, है ना। तो हम पढ़ेंगे नंबर 1 है इसमें, वर्षा का जल मृदु होता है, यह खाना पकाने, वस्त्र धोने, स्नान करने आदि के काम आता है। वर्षा का जो जल होता है वह शुद्ध होता है और मृदु भी होता है, जिसके कारण हम उसमें खाना भी पका सकते हैं, वस्त्र भी धो सकते हैं, ये सब अपने कार्य कर सकते हैं। सेकंड है भूमिगत जल स्रोतों को पुनः संभरित करने, संभरित से मतलब होता है उनको भरने के लिए, ठीक है, उनको भरने में ही जो क्या होता है, वर्षा का जल बहुत ही उपयोगी होता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितने भी हमारे तालाब होते हैं, झील होते हैं, कुएं होते हैं, उनमें जो जल होता है वह वर्षा के जल के कारण ही होता है। अगर लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो तालाब, कुएं और जो ये झीलें होती हैं ये सब सूख जाते हैं, इनका जल सूख जाता है। नेक्स्ट जो है वह है कृषि कार्य सिंचाई हेतु वर्षा का जल बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृषि के कार्य के लिए वर्षा का जल जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 4 है जल को एकत्र करके कृत्रिम तालाब आदि बनाए जा सकते हैं। वर्षा का जो जल होता है उसको एकत्रित किया जा सकता है कृत्रिम रूप से और उनके द्वारा कृत्रिम तालाब और कृत्रिम झीलें बनाई जा सकती हैं और उनका फिर उस जल का प्रयोग किया जा सकता है। पॉइंट 5 है इसमें, वर्षा का जल तालाबों, झीलों आदि के जल का प्रमुख या महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वर्षा का जो जल होता है वह तालाबों और झीलों के लिए एक तरह से वरदान होता है। अगर वर्षा होती रहती है समय समय पर तो तालाब और झीलों में निरंतर जल बना रहता है, लेकिन अगर लंबे समय तक वर्षा नहीं होगी तो तालाब और झीलें सूख जाएंगे, है ना। तो इनका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट जो आता है इसमें वह आता है धरातलीय जल। धरातलीय जल में क्या क्या आएंगे, धरातलीय जल में हमारे नदियाँ, तालाब, झील, झरने आते थे। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे नदियाँ। नदियाँ जल प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। नदियों का जल मुख्य स्रोत वर्षा का जल तथा पहाड़ों पर विद्यमान बर्फ के पिघलने से उपलब्ध जल है। तो जो नदियों का जल होता है वह उसके लिए भी वर्षा क्या होती है, प्रमुख स्रोत होती है। साथ ही साथ जो पहाड़ों पे बर्फ होती है जब वो पिघलती है तो पिघल कर कहाँ जाती है, वह नदियों, नहरों, है ना, इनमें आ जाती है। तो इनके प्रमुख स्रोत होती हैं। प्राचीन समय से ही क्या होता था, जो आदिवासी काल से ही क्या करते थे लोग, अपना जो गाँव होते थे या घर होते थे वे नदियों के किनारे ही बसाते थे। क्यों? क्योंकि ताकि उनको पानी की उपलब्धता आसानी से हो सके, वह अपने कृषि कार्य कर सके, है ना, अपने प्रतिदिन के विभिन्न कार्य कर सकें। तो उनको पानी जो प्राप्त हो जाता था वो आसानी से प्राप्त हो जाता था। इसी कारण सभी वे नदियों के किनारे बसे हुए थे। अभी भी क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो शहर हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है वह आता है नदियों के जल की विशेषताएं। तो नंबर 1 पे आते हैं, नदियों का जल हल्का एवं शुद्ध होता है। नदियों का जो जल होता है वह हल्का भी होता है और साथ ही साथ शुद्ध भी होता है। पॉइंट 2 है, नदी का जल अपेक्षाकृत अंतःस्थलीय जल से शुद्ध होता है क्योंकि स्थानीय खनिज लवण नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम धरातल की जल पढ़ रहे हैं जो धरातल के ऊपर है ना। तो नदियों को किसके अंतर्गत आती हैं, धरातल के ऊपर आती हैं, तो इसलिए इनके जल को धरातलीय जल बोला जाता है। अंतःस्थलीय जल वह जल होता है जो पृथ्वी की कई परतों के अंदर होता है और जिसको खोद के निकाला जाता है ना। पृथ्वी की कई परतों को खोदा जाता है और उसको निकाला जाता है। लेकिन जो अंतःस्थलीय जल होता है वह बहुत अधिक शुद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं वह उसमें मिल जाते हैं, जिसके कारण वह अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए जो नदियों का जल है वह शुद्ध माना गया है। नेक्स्ट जो आता है इसमें पॉइंट 3 आता है, नदियों में रहने वाले जीव जंतु की अशुद्धियों को नष्ट करते रहते हैं। तो नदियों में जो जीव जंतु रहते हैं वह भी क्या करते रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां जल में होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं और जल को शुद्ध करते हैं। पॉइंट 4 है, नदी के जल पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों तथा वायु का संपर्क होता रहता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वह अपने आप में ही क्या होती हैं, एक प्रकार की निसंक्रामक किरणें होती हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, जिससे कि नदियों का जल स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें, नदियों का जल अशुद्ध होने के निम्न कारण हैं। अगर पूछा जाता है कि नदियों का जल अशुद्ध होने के कौन कौन से कारण हैं, है ना, तो ये नदियों के जल के अशुद्ध होने के
कारण हैं। नंबर 1 पे जो आता है वह आता है महानगरों, कस्बों, शहरों की गंदगी नाले के रूप में नदी में गिरती है, जिससे कि जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, कस्बे होते हैं, तो क्या होता है, उनके जो पूरे शहर की गंदगी होती है वह नालों में छोड़ दी जाती है और वही नाले फिर आगे चल के नदियों में गिरा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, नदियों का जो जल होता है वह अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। सेकंड है औद्योगिक कारखाने अपने कचरे का निस्तारण नदियों में करते हैं। अधिकतर सभी औद्योगिक कल कारखाने जो होते हैं, जितना भी उनका कचरा निकलता है या अशुद्ध जल निकलता है उनके उद्योगों में से, वह जल कहाँ चला जाता है, नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे कि नदियों का जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और वो फिर पीने के लायक भी नहीं रहता है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट 4 है नदियों के किनारे बसे खेतों में खाद्य व रासायनिक पदार्थों के मिलने के कारण भी जल अशुद्ध होता है ना। जो नदियों के किनारे पे क्या होते हैं, खेत होते हैं हमारे, तो क्या होता है, जब क्योंकि खेतों में क्या होता है, फसलों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद दिए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो वही जो जल, वर्षा का जल होता है, वही क्या होता है, वहाँ से नदी खेतों में से चलकर बहता हुआ नदियों में आ जाता है, जिसके कारण जो नदियों का जल होता है वह अशुद्ध हो जाता है। ओके, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। पॉइंट 4 है नदी का जल मुख्य रूप से मलमूत्र, गंदे सीवर का पानी, शवों को बहाने आदि के कारण भी अशुद्ध होता है। तो ये विभिन्न कारण है, मलमूत्र को बहाने के कारण, गंदे सीवर जो या फिर नाले जो नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, या फिर बहुत सारी कुरीतियाँ जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, जैसे शवों को पानी में बहा दिया जाता है, या विभिन्न प्रकार की पूजा की जो सामग्री होती है उसको भी नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नदियों का जल अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न कारण हैं जिसके कारण नदियों का जल अशुद्ध हो जाता है। आप इसमें और भी बहुत सारे कारण जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वह यह पूछा जा सकता है आपसे कि नदियों के जल की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय आप बताइए। तो उपाय में आप क्या लिखेंगे कि नदियों के जल को, अशुद्धियों को दूर करने के हम क्या क्या उपाय करें या कैसे कैसे हम उसके उपाय कर सकते हैं। तो ये जो कारण दिए गए हैं इनके आपको अपोजिट ही लिख देने हैं इसमें। जैसे महानगरों, कस्बों की गंदगी, जो नाले होते हैं वह नदियों में नहीं गिराने चाहिए, है ना। जो कल कारखानों से क्या निकलता है, कचरा निकलता है, गंदा पानी निकलता है, वह भी, उनका भी निस्तारण नदियों में नहीं करना चाहिए। खेतों के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं या डाले जाते हैं उनमें इस तरह से इंतजाम करने चाहिए कि जो वर्षा का जल में बहकर नदियों तक ना पहुंच पाए। या विभिन्न प्रकार के जो हम कार्य करते हैं या पूजा की जो सामग्री होती है वह सब हम नदियों में बहा देते हैं, उसको भी नदियों में नहीं बहाना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा हम जो नदियों के जल को अशुद्ध होने से हम बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है, वह आता है तालाब। तालाब क्या होते हैं, वर्षा का जल तालाबों में एकत्र किया जाता है। यह भी जल प्राप्ति का एक उत्तम स्थिर स्रोत होते हैं, है ना। ये स्थिर स्रोत होते हैं एक प्रकार का। तालाब कच्चे भी हो सकते हैं और तालाब पक्के भी हो सकते हैं। तालाब जल का संग्रहित रूप होता है। इनका तल गहरा होने के कारण इनमें जल एकत्र हो जाता है। दक्षिण भारत में जल के प्रमुख स्रोतों के रूप में तालाब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पक्के तालाब होते हैं तथा इन तालाबों का पानी पीने के योग्य होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तालाब भी जल प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत होता है। यह एक प्रकार का स्थिर स्रोत होता है। तालाब कच्चे भी हो सकते हैं, पक्के भी हो सकते हैं। दक्षिण भारत में जो है तालाबों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे आती है इसमें तालाब के जल की विशेषताएं। तो तालाब के जल की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 पे आते हैं, तालाब का तल गहरा होने के कारण उसमें एकत्र जल स्थिर होता है। तो तालाब का जो तल होता है वह गहरा होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें जल एकत्र होकर स्थिर हो जाता है और जो जितनी भी उसकी अशुद्धियाँ होती हैं वह भी नीचे बैठ जाती हैं। तो इस तरह से तालाब का जल बहुत अधिक शुद्ध तो नहीं आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन बहुत सारी अशुद्धियाँ उसमें नीचे एकत्रित हो जाती हैं। सेकंड है, तालाब के जल का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तालाब का जल होता है उसका प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में तो सिंचाई के लिए प्रमुख रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तालाब के जल का प्रयोग स्नान करने, कपड़े धोने आदि इन सब रूपों में भी किया जाता है। नंबर 4 है, यहाँ पे थर्ड लिख लेना आप, ये 4 है, तालाब का जल स्थिर होने के कारण इसमें काई, जीवाणु एवं सड़न उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण ये जल अधिक शुद्ध नहीं रहता है।
तो तालाब का जल जैसे कि बताया गया ना स्थिर रहता है, तो स्थिर रहने क्योंकि जो जल चलता हुआ रहता है, जैसे हमारी नदियों का जल होता है तो निरंतर वह बहता हुआ रहता है, तो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ जो होती हैं वह बह जाती हैं, अपने आप ही आगे चली जाती हैं, है ना। तो लेकिन क्या होता है तालाब के जल में क्या होता है, इसका जल स्थिर रहता है, एक ही जगह रहता है, तो वहाँ पे काई जम जाती है, देखा होगा आपने, है ना। तालाब में क्या हो जाते हैं, काइयाँ जम जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ जम जाते हैं, तो जिसके कारण वहाँ सड़न उत्पन्न होने लगती है, तो जिसके कारण क्या होगा, तालाब का जल अशुद्ध हो जाएगा, वह बहुत अधिक शुद्ध नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो आता है वह आता है तालाब के जल की अशुद्धियों के कारण, कि किन किन कारणों से तालाब का जल अशुद्ध होता है। पॉइंट 1 है कूड़ा करकट, पत्ते, धूल, मिट्टी आदि उड़कर खुले तालाबों में गिरते हैं, जिसके कारण इसका जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तालाब बड़े बड़े होते हैं, तो इस कारण से उनके ऊपर आप कोई छत तो नहीं बनवा सकते, जैसे आप हम कुओं के ऊपर छत बनवा सकते हैं, लेकिन तालाब के ऊपर नहीं बनवा सकते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी, कूड़ा करकट, है ना, विभिन्न प्रकार के कण, पत्ते, ये सब उड़कर कहाँ चले जाते हैं, तालाब के पानी में मिल जाते हैं, जिसके कारण उनका जो पानी होता है वह अशुद्ध हो जाता है। सेकंड है विभिन्न मानवीय क्रियाओं, जैसे स्नान करना, कपड़े धोने, है ना, पशुओं को नहलाना, इन सब चीज़ों के कारण भी क्या होता है, तालाब का जल जो हो जाता है वह अशुद्ध हो जाता है। पॉइंट 3 है इसमें, तालाब का जल स्थिर रहने के कारण उसमें जीवाणु पनपने जाते हैं, तो स्थिर रहने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार की काई और जीवाणु पनप जाते हैं, जिसके कारण वह अशुद्ध हो जाता है। पॉइंट 4 है पशुओं के मलमूत्र व स्नान के कारण क्या होता है, गांव में क्या होता है, लोग अपने पशुओं को जो तालाब में ही नहलाते हैं, तो वहीं पर पशु मलमूत्र त्याग कर देते हैं, और बहुत से तो लोग भी जो होते हैं वह भी तालाब में नहाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, तालाब का जो जल होता है वह गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। पॉइंट 5 है इसमें, गांव की नालियों के अपशिष्ट पदार्थ तालाब के जल को दूषित कर देते हैं, तो गांव का जितना भी घरों का गंदा पानी होता है, उनकी नालियाँ जो होती हैं वह सब उनका निस्तारण कहाँ कर देते हैं, तालाब में कर देते हैं, तो वो जल बहकर तालाब में आता है, उसके जल को गंदा कर देता है, दूषित कर देता है। चित्र में आप देखिए ये एक गांव का तालाब दिया गया है ना, तालाब में लोग क्या करें, ये सब जो कार्य इस तरह से कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, तालाब का जल अशुद्ध हो रहा है, दूषित हो रहा है। लोग कपड़े धो रहे हैं इसमें, है ना, बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं, पशुओं को नहला रहे हैं, जिसके कारण जो तालाब का जल होता है वह अशुद्ध हो जाता है और प्रयोग करने योग्य नहीं रहता है। देखिए नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है, तालाब के जल को दूषित होने से बचाने के उपाय बताइए, तो हम कैसे तालाब के जल को दूषित होने से बचा सकते हैं। पॉइंट 1 है तालाब के जल को प्रयोग करने से पूर्व उसे उबालकर या क्लोरीन की गोलियां डालकर शुद्ध करें। अगर आप तालाब के जल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको पहले शुद्ध कर लें, उबाल कर शुद्ध कर लें और उसमें क्लोरीन की गोलियां मिला लें, जिससे कि उसका जल जो होगा शुद्ध हो जाएगा। सेकंड है बाहरी गंदगी से बचाव के लिए तालाब के चारों ओर पक्के एवं पर्याप्त ऊंची मुंडेर बनवानी चाहिए, है ना, ताकि चीज़ें उसमें आकर ना गिरे। इसलिए क्या करना चाहिए, तालाब एक तो पक्के बनवाने चाहिए, उनके चारों तरफ की जो मुंडेर होती है वह भी, दीवार एक तरह से आप कह सकते हो, वह भी पक्की होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पशुओं द्वारा जल दूषित होने से बचाने के लिए तालाब के चारों ओर कांटेदार तार लगवा देने चाहिए, जिससे कि पशु अपने आप उसके अंदर ना जाएं और उसके जल को दूषित ना करें। समय समय पर तालाब की सफाई कराएं, टाइम टाइम पर जब भी आपको लगता है ना, गांव के जो प्रमुख होते हैं या जहाँ भी तालाब होते हैं वहाँ के प्रमुख को देखना चाहिए कि अगर तालाब के सफाई की ज़रूरत है तो टाइम टाइम पर उसकी सफाई कराते रहें, क्योंकि तालाब में क्या होता है, तालाब में अगर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो पेड़ जम जाते हैं बहुत बड़े बड़े, है ना, झाड़ियाँ हो जाती हैं लंबी लंबी, बेल जो होती है और काई जमने लगती है, तो इस तरह से इन सब की क्या होनी चाहिए, समय समय पर तालाब की सफाई होनी चाहिए। तालाब से दूर वृक्षारोपण कराएं, वृक्ष जो हम लगाते हैं वे हमेशा तालाब से दूर ही लगाने चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही जो वृक्षों के पत्ते होते हैं या तेज आंधी चलती है तो वे सब उड़कर कहाँ चले जाते हैं, तालाब के अंदर चले जाते हैं और तालाब के जल को दूषित कर देते हैं। पॉइंट 6 है समय समय पर घास उखाड़ते रहना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना कि तालाब में घास उग जाती हैं, बहुत लंबी लंबी बेलें उग जाती है, तो उनको समय समय पर क्या करने चाहिए, उनकी सफाई करनी चाहिए, उनको उखाड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अब तालाब के जल को दूषित होने से हम बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट आती हैं इसमें
झीलें आती हैं, तो झीलें कितने प्रकार की होती हैं, कृत्रिम और प्रकृति होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।